हेलो एवरीवन। डेट है आज की 16 अक्टूबर 2020। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल का भी एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट जीएसटी। सो सेंटर टू बोरो फॉर स्टेट्स। एज यू नो कि जो कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन का जो इशू चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी का कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को देना है, जो उनका रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हुआ है 2020-21 में अभी, तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन रखा था कि आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एज अ हेल्प प्रोवाइड करते हुए फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बैक टू बैक लोन्स। अब ये एक बिल्कुल ही नया टर्म है, बैक टू बैक लोन्स। इसमें तीन चीज़ें अपन को समझनी है। पहले तो ये बैक टू बैक लोन क्या होते हैं, फिर उसके बाद ये जीएसटी कंपनसेशन सेस के साथ क्या इशू है, और जीएसटी कंपनसेशन जो है स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देती है, कौन से गुड्स पे ऐसा टैक्स लगाती है जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देती है। अब यहाँ पे सेंटर ने बोला है कि जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस जो जीएसटी कंपनसेशन है इस साल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोरोइंग करेगी और उसके बेसिस पे स्टेट्स को वो मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी इशू था बोरोइंग को लेके वो रिजॉल्व हो सकता है। अब 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ तो एग्री हो गए थे कि हाँ, हम लोन जो है वो अपने खुद ले लेते हैं। बट कुछ स्टेट्स ऐसे थे, 10 स्टेट्स ऐसे थे, यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की थी कि वो लोन लेना नहीं चाहते, बिकॉज़ लॉ में ये प्रोविज़न है, जो जीएसटी एक्ट था उसमें ये प्रोविज़न है कि 5 इयर्स के लिए कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैक टू बैक लोन क्या होता है। बैक टू बैक लोन जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल सोर्स जो फाइनेंस के हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या आईआरडीए हो गया। सो द 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस है स्टेट गवर्नमेंट को, वो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है बैक टू बैक बेसिस पे कर दे। ये जो रिकमेंडेशन थी 12th फाइनेंस कमीशन की, और उसको एक्सेप्ट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स, एंड अरेंजमेंट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हो गई, हिली स्टेट्स हो गई, उत्तराखंड, हिमाचल। अब जेएनके तो स्टेट्स रहा नहीं, इट हैज़ 2 यूनियन टेरिटरीज, जेएनके एंड लद्दाख। तो एक्सटर्नल बोरोइंग उनको 90% ग्रांट के तौर पे और 10% लोन के तौर पे यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है लोन बैक टू बैक बेसिस पे देने का। स्टेट्स को जो है वो जितना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता होगा, जो भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ग्रेस पीरियड है, मैच्योरिटी प्रोफाइल है, और जो भी चार्जेस हैं सारे के सारे वो स्टेट्स गवर्नमेंट को भी मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज जीएसटी कंपनसेशन। अब जीएसटी टैक्स जब इम्पोज किया गया तो स्टेट्स के पास वैसे भी बहुत लिमिटेड राइट्स थे। पहले स्टेट्स बैट्स कलेक्ट करते थे और सेंटर जो है वो सेंटर सेल्स टैक्स कलेक्ट करते थे। बट जब जीएसटी आ जाने के बाद जो सारे के सारे जो टैक्स हैं उसको सबस्यूम कर लिया गया। सिर्फ जो पेट्रोलियम, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जो डायरेक्ट टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स है वो तो अभी भी लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स है वो अभी भी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अभी भी लगता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ पेट्रोल, अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी को छोड़ के। अब जीएसटी जो है वो 42% ऑफ स्टेट्स के जो भी टैक्स रेवेन्यू हैं उसको करता है, और टैक्स रेवेन्यू जो है वो स्टेट्स के 60% जो टैक्स हैं उसके बराबर है।
अब जीएसटी जो कंपनसेशन एक्ट पास हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बाउंडेशन है बाय लॉ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी में स्टेट्स को 5 इयर्स तक कंपनसेट करना है जो भी उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। और जीएसटी में ये प्रोविज़न रखा गया था कि स्टेट्स का जो भी इनकम हो रही है 2015 में टैक्स से, हर साल उसका 15% जो है वो टैक्स बढ़ेगा, तो उसके बेसिस पे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब जीएसटी कंपनसेशन आखिर क्यों दिया जाना था? जीएसटी जो है वो प्रीवियस जितना भी जनरेट कर रहे थे, पहले जितना भी टैक्स जनरेट हो रहा था उतना ही टैक्स जनरेट करना चाहिए जीएसटी को। बस ऐसा देखा गया कि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और कोई पर्सन उसको बिहार में परचेस करता है तो टैक्स बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा, सो महाराष्ट्र विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द टैक्सेस। सो दैट्स वाई जीएसटी कंपनसेशन जो है उसका आइडिया लेके आया गया। तो अब इशू क्या है कि 41st जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को टैक्स जीएसटी कंपनसेशन इस बार नहीं दे पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि जीएसटी जो कलेक्शन है वो इस बार बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एज यू नो। तो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट इस साल, अब स्टेट्स का भी जो फाइनेंस है वो बहुत कम है, तो उसके बेसिस पे जो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख करोड़ हो रही थी इस साल। ठीक है, तो कंपनसेशन जो इस साल की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 3 लाख करोड़। तो उसके बेसिस पे अब सेस कलेक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का 65,000 करोड़ है। तो जो कंपनसेशन का शॉर्टफॉल है वो 2,35,000 करोड़ रुपीज़ है। तो अब सेंटर ने रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट्स के पास 2 ऑप्शन है कि सेंटर जो है वो 97,000 करोड़ रुपीज़ जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा, और 1,38,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से चले गए हैं, तो उस पर सेंटर कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो 97,000 करोड़ रुपीज़ बचे हैं वो स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन वो उनके डेट जो है उसमें ऐड नहीं होंगे, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो कंपनसेशन का सेस आएगा उसमें से पे कर दिए जाएंगे। या फिर स्टेट्स के पास अगला ऑप्शन है कि वो 2,35,000 करोड़ रुपीज़ एंटायरली बोरो कर लें एंड इंटरेस्ट जो है वो खुद दें। तो स्टेट्स का इसमें ऑब्जेक्शन भी था जो अपन ने अभी बात की। सो दिस इज़ द इशू। Now next one is Delhi NCR एयर क्वालिटी इंडेक्स स्लिप टू वेरी पुअर कैटेगरी। अब जो दिल्ली NCR है वहाँ का जो सबसे पहला जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, जिससे कि इस एयर क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेज़र किया जा सके, और पॉल्यूशन लेवल एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक उसके बेसिस पे एयर क्वालिटी को मेज़र किया जा सके। जो सिस्टम है वो इंडिजिनसली डेवलप है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है, और इसको ऑपरेशनलाइज करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, जाइंट ट्रू कलर डिस्प्ले होती है जो रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रोवाइड करती है 24/7 कलर कोडिंग के बेसिस पे। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ, जो इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जनता है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग अवेयर किया जा सके कि एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कैसे होगी, और वो उसके लिए कुछ मिटिगेशन मेजर ले सकें। ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये अवेयरनेस जो भी ड्राइव होती है जिससे कि पब्लिक को एजुकेट किया जा सके। पॉलिसी मेकर को भी ये मीटिंग करते हैं जिससे कि वो जो भी मिटिगेशन प्रोग्राम बना रहे हैं वो और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। एक सफ़र जो है वो इंडिया का इंटीग्रल फर्स्ट जो एयर क्वालिटी वार्निंग
सिस्टम है जो कि दिल्ली में ऑपरेशनल है। जो ये सारे के सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन को मेज़र करता है। अब यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। तो सफ़र जो है वो उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई क्वालिटी एक प्रोटोटाइप की तरह मानता है कि हर एक कंट्री को ऐसा ही बनाना चाहिए क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी का सिस्टम है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली आप रीड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब कल के न्यूज़पेपर में भी आए थे और आज के न्यूज़पेपर में आए, बट वी शुड नॉट लीव देम ऑल टुगेदर कि कल तो कर लिया था, बट नो, वी शुड नॉट लीव देम। अगर आप उसको डेली करेंगे तो कोई भी चीज़ आप अगर डेली एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो हो सकता है 1 वीक में आपका वो इशू एक साथ ऑल टुगेदर क्लियर हो गया। अब आपको उसको करने में बार बार बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ये जीएसटी का इशू है तो जीएसटी कंपनसेशन का जो इशू है वो जीएस पेपर 3 से रिलेट करता है, इकोनॉमी पोर्शन से रिलेट करता है। ठीक है। अब ये जो एनवायरनमेंट क्वालिटी इंडेक्स है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेट करता है। तो अब आप अगर ऐसे बार बार बुक्स उठा के, स्टैंडर्ड बुक्स उठा के बार बार पढ़ने जाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक्स आपको नहीं पढ़नी, वो भी पढ़नी है, वो अपनी जगह उनका यूज़फुलनेस बहुत सही है। बट आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर को आप थॉरोली पढ़िए, जो भी उसमें टर्म्स आए हैं, जो भी टर्म्स हैं उनको डिटेल में आप उनके बारे में सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, जिससे कि आपका क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके पास बहुत वाइड टर्म्स पे आपके नोट्स हो जाएंगे। जैसे कि ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करके देखेंगे तो जो भी इस मंथ और पिछले मंथ के जो भी इशूज़ हैं, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती हैं जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बट बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो आती हैं बट अपन उस पर ध्यान नहीं देते। तो वो इशू आप जब डिस्कस करेंगे, बार बार डेली डेली आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो उससे आपकी जो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारे इशू कलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको फिर उनको लर्न करने में, उनको बार बार पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट सिंपली आपको वो चीज़ें हो जाएंगी। देन नेक्स्ट इज बार्क जो है उन्होंने टीआरपी को अभी सस्पेंड कर दिया है, चैनल्स की टीआरपी को। उन्होंने बोला है कि जो मुंबई पुलिस है, उन्होंने जो रिपब्लिक टीवी और भी 2 अन्य जो चैनल थे उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि टीआरपी में ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे बार्क ने बोला है कि जो भी टारगेट रेटिंग पॉइंट है उस पर अभी जो है वो थोड़ा रोक लगा देते हैं, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इन्होंने बार्क मीन्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने उस पर अभी थोड़ा बैन लगा दिया। तो अब इस पे बैन लगाने का क्या मीनिंग हुआ कि अगर बार्क ने रेटिंग देने से बैन लगा दिए तो जो भी न्यूज़ चैनल हैं या जो भी चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उन चैनल्स को जो एड रेवेन्यू आता है वो बार्क की जो रेटिंग्स मिलती है पर वीक, उनको उन रेटिंग्स के बेसिस पे उनको रेवेन्यू मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर रेटिंग्स नहीं आएंगी तो भले ही कोई चैनल कितना भी देखा जाए, लेकिन जो एड कंपनीज़ हैं उनके पास ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। तो अब उनको हर एक चैनल को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अपनी एड्स का। तो ये आप एक ब्रॉडर इशू अपने माइंड में समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, जू रिव्यूज़ स्कीम्स फॉर एनिमल एडॉप्शन। अब ये जो नंदन कानन जो जू है वो उड़ीसा में है, उन्होंने एक स्कीम बनाई है जिसके बेसिस पे अगर कोई पर्सन जो है वो अडॉप्ट करना चाहता है एनिमल को तो वो अडॉप्ट कर सकता है, उससे उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो भी वो पैसे यहाँ पे खर्च करेगा उससे उस पर्सन को टैक्स में रिबेट भी मिलेगी। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा फंड की शॉर्टेज है जिससे कि वो उनका जो सिस्टम है वो वायबल नहीं है, जो उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो दैट्स वाई वो ये सिस्टम जो है वो अलाउ कर रहे हैं। देन ये सेम न्यूज़ जो फर्स्ट पेज पे दी थी वो फिर से आ गई, AQI स्लिप्स टू वेरी
पुअर कैटेगरी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, अपन ने देखा था कि जो सफ़र का सिस्टम है वो कलर कोडिंग देता है। सो कलर कोडिंग क्या है, गुड होता है 0 to 50 ग्रीन कलर, देन लाइट ग्रीन कलर, देन येलो कलर मॉडरेट में रहता है, देन आफ्टर दैट पुअर इट इज़ ऑफ 201 to 300, देन वेरी पुअर, देन सीवियर, लाइक दिस इट इज़ मॉनिटर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अपने लिए। नेक्स्ट इज ये वाली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, 350 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी सिख जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर। अब ये जो है वो 10th सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उसके बाद जो गुरु पद है उसको ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो उसके बाद जो पावर है वो इनके पास थी। तो आज इनकी 350 जो है बर्थ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट इज़ बीजेपी आइस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये एक तरह से पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, बट ब्रॉडर इशू इज़ दिस दैट वी नीड टू डिस्कस। अब ये जो न्यूज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी आइंग द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जहाँ पे इलेक्शन जो है कोविड-19 पेंडेमिक के बेसिस पे, वहाँ पे अप्रैल में इलेक्शन होने थे, बट कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया गया। अब जो 40 मेंबर काउंसिल है वहाँ पे जो है इलेक्शन होने हैं। तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या है, एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। बोडो, पहले यहाँ पे बोडो अकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म सेंट्रल स्टेट रिलेशन से बिलोंग करता है ये। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आसाम गवर्नमेंट है या जो बोडो ग्रुप्स हैं, सारे के सारे जो भी फ्रैक्शन है, जो भी मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था उनका रीनेम करने के लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आसाम के, वो उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। उसको उन्होंने नाम दिया था बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन आसाम। तो BTAD इस ये जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जो कि है कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी। तो BTAD जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और इसको एग्जम्प्ट किया गया है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बेसिस पे। अब जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसमें जो है सारे विलेज इंक्लूड किए जाते हैं जो डोमिनेट करते हैं बोडोस के द्वारा, और इसमें असेंबली की सीट्स हैं वो 60 तक जा सकती हैं। अभी इसमें 40 सीट्स हैं, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनिट एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो एक कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बोडोज जो हैं वो हिल में रहते हैं, उनको शेड्यूल हिल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, और बोडो लैंग्वेज जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। जो एग्रीमेंट है वो एक इशू को एड्रेस नहीं करता, जो कि है सिटीजनशिप और वर्क परमिट फॉर नॉन डोमिसाइल इन द BTAD ईयर। अब ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड क्या है, बोडोज़ जो हैं वो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं आसाम में। बोडोज़ जो हैं बोडो, काचरी और पैक्ट के अंदर आते हैं, पार्ट के अंदर आते हैं, और 5 to 6% आसाम की पॉपुलेशन के हैं। इन्होंने जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड की थी बोडो स्टेट की 1967 से 1968 में। अब बोडो अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, जिससे कि बोडो एस्पिरेशन जो भी उनकी मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो ABSU जो है उन्होंने बोडो स्टेटहुड डिमांड को फिर से रिव्यू किया। अब जो बोडो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि 1986 में बनी, एक आर्म ग्रुप है जिन्होंने अपने आप को NDFB जो है वो नाम दे दिया। अब जो फर्स्ट बोडो अकॉर्ड है वो साइन किया गया था, साइन विद ABSU 1993। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ द बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल विद द सम लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स। 2003 में सेकेंड बोडो अकॉर्ड साइन हुआ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोडो लिबरेशन टाइगर फूड्स एंड द सेंटर एंड द स्टेट, जिससे कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनी, जिसके बारे में अभी अपन ने, जिसके इलेक्शन होना है 40 सीट्स पे, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है 6th शेड्यूल के अंडर।
देन नेक्स्ट इज़ हैवी रेन क्लेम्स 27 लाइव्स इन सोलापुर, सांगली एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट, कल अपन ने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट इज़ भिंड पुलिस टू स्टैम्प बुलेट विथ QR कोड्स। अब ऐसा भिंड पुलिस क्यों कर रही है कि जो बुलेट्स हैं उनके ऊपर QR कोड स्टैम्प कर रही है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो गवर्नमेंट की जो सप्लाई होती है या जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज जो बुलेट्स की सप्लाई होती है वहाँ से बुलेट्स ना लेके अनऑथोराइज्ड पर्सन से बुलेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है इंडिया में सबसे पहली बार कि जो भी बुलेट्स हैं उनमें QR कोड लगाया जाएगा, जिससे कि बाद में जो बुलेट है उसको ट्रैक किया जा सके। अब यहाँ पे QR कोड आया तो QR कोड अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। QR कोड होता है एक 2 डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का। अब बार कोड जो है वो सिंपली जो है उसमें ऐसे बार टाइप बने रहते हैं वर्टिकल, बट QR कोड आपने देखा होगा इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर बने रहते हैं। QR कोड में ब्लैक स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर ग्रिड में अरेंज होते हैं, वाइट बैकग्राउंड होता है और ये रीड किए जा सकते हैं बाय इमेजिनिंग डिवाइस सच एस कैमरा। और QR कोड में एक इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है उस आइटम के बारे में जिस आइटम में ये है। QR मीन्स क्विक रिस्पॉन्स, और इसको फर्स्ट डिज़ाइन किया गया था 1994 में और एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने जापान में। अब इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करने में, आइटम आइडेंटिफिकेशन में, टाइम ट्रैकिंग में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड जनरल मार्केटिंग में। देन नेक्स्ट वन इज़ अपना जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहला है डीलिंग विथ डिल्क। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कल जो डिस्कस की थी न्यूज़ कि हैदराबाद में 24% की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वहाँ पे हैवी डाउनपोर की वजह से जब फ्लड आई तो जो हुसैन सागर लेक है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर गया, तो जिसकी वजह से जो डाउन रीजन है वहाँ पे पानी चला गया, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो अब हैदराबाद में इतना ज़्यादा जो है बारिश हुई तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई अक्टूबर में तेलंगाना कैपिटल में सिंस 1903। और ये जो हाई इंटेंसिटी जो डाउनपोर है शॉर्ट टर्म में वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया। अब हैदराबाद वैसे भी डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया है और तो इसकी वजह से 24 लोगों की जान चली गई। अब जो मॉनसून है वो कभी भी साइक्लोन नहीं बनता और वो सीधा जो है वो आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हुए सीधा वेस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है। लेकिन ये एक रेयर रेन रिलेटेड जो है वो डिज़ास्टर है जो डिफ़िकल्ट है उसके बारे में प्लान करना कि कब कहाँ पे बारिश हो जाए। जो भी अदर डिज़ास्टर होते हैं जिससे कि पुअर इफ़ेक्ट होते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने मैनेज किया है कि जिससे कि वो इससे लोगों को बचा सकें। अब अर्बन सेंटर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो बहुत बड़ा जो डैमेज है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे लेक है हुसैन सागर लेक है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, तो उसकी वजह से जो बारिश है बारिश का पानी है वो वहाँ की ड्रेन्स में चला गया, जिससे कि अब मेन इशू ये है कि हैदराबाद में जो ये लेक है उसके लेक के आसपास बहुत ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन है और एनक्रोचमेंट हो चुका है ड्रेनेज चैनल्स का। जो वहाँ पे नाली है जिससे पानी फ्लो होता है उसमें एनक्रोचमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से जो फ्लड है और पानी जो है वहाँ पे पूरी तरह से भर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम काम किया गया और हैदराबाद को अर्जेंटली ये नीड है कि जो भी वहाँ पे लेक्स हैं वाटर बॉडीज़ हैं वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर किया जा सके, जिससे कि जो एक्सेस वाटर होता है वो एक्सेस वाटर फ्लड की वजह से जो आया है वो वहाँ पे स्टोर किया जा सके, जिससे कि फ्लड इन फ्यूचर ना आए। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2016 में एक स्टडी की थी, उससे रिवील हुआ था कि 3245 हेक्टेयर जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हैदराबाद में लॉस्ट हो गई 1989 से 2001 तक। अब ये आगे चल के तो ये चीज़ें बढ़नी ही है बिकॉज अर्बन प्लानिंग और जो है रोड्स और
बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के आने की वजह से आगे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो जो भी प्लान करने वाले अर्बन प्लानर्स हैं उनको ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज़ आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें और भी फ्रिक्वेंट होने वाली हैं। तो वहाँ पे वेटलैंड्स का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ जो नोबल पीस मिला हुआ है अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, उसके साथ क्या मैसेज है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, जब अगर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करें इसको, और साथ ही साथ पूरी जो वर्ल्ड की जितनी भी मल्टी डायमेंशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मल्टीलेटरल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर साथ में आ जाएं, जितनी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में आ जाएं तो डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अभी यहाँ पे राइटर का कहना है कि जितनी भी जो मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उनमें जो फंडिंग देने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हाथ पीछे खींच रही हैं, जिससे कि अगर कोई ग्लोबल चैलेंज है तो उसमें मल्टीनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हर एक कंट्री की जो है वो उसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि कोई भी थ्रेट से बचा जा सके। यहाँ पे राइटर का कहना है कि हर एक स्पेस में मल्टीलेटरलिज्म की ज़रूरत होती है और हर एक कंट्री को अपना जितना भी उनसे सपोर्ट बन सकता है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई कंट्री बहुत रिच कंट्री है तो उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई पुअर कंट्री है तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। राइटर का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि कोई भी जो डेलीगेशन है जो जाता है कोई भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उनके द्वारा ये बात रखी जाती है कि हम जो है वो कंट्रीब्यूट मिनिमम करेंगे बट हमें उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन ही कम करोगे तो फिर आपको जो उसका गेन है वो भी कम ही मिलेगा। अब जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको कोप अप करने में। जो यहाँ पे यूएन की बात की गई है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको यूएन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ उसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है। और एक बात ये भी है कि जो कंट्रीज़ अगर यूएन को सपोर्ट करना चाहते भी हैं बट उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो यूएन है उसकी जो पावर इक्वेशंस हैं वो चेंज नहीं हो रही, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की अभी तक नहीं मिली है। तो यूएन जो है वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट फैब्रिक है, इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, और इसका रोल अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जहाँ पे मल्टीलेटरल अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया बिलीव करता है सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू। अब अर्थ में एज अ चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ हमें एक साथ आना चाहिए जो भी अपने कॉमन चैलेंजेस हैं और अपना जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। अब इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूएन सिस्टम के बहुत सेवरल पार्ट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंटर गवर्नमेंट हैं नेचर में, कुछ ऐसे हैं जो नॉन गवर्नमेंट हैं या हाइब्रिड कैरेक्टर के हैं। तो इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में गवर्नेंस किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जो एक दूसरे को कुछ रूल्स मतलब रूल्स बनाते हैं। उन रूल्स के बेसिस पे सारा जो है स्टेट्स का बिहेवियर को अलाउ किया जाता है। साथ में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको अवॉइड किया जाता है, जिससे कि जो स्टेट्स के ऊपर कंट्रीज़ के ऊपर जो भी बर्डन आ रहा है उसका इक्विटेबल शेयर कर लिया जाए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फेयर शेयर दिया जाए। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, ये फंक्शन जो है वो चलता रहता है
कुछ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि जिनमें कि जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, मतलब वहाँ पे जाके जैसा कि मैंने बताया वो मैक्सिमम बेनिफिट को गेन करने की बात करते हैं, बट वो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट देने के नाम पे बहुत ही मिनिमम सपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बढ़ गया है और आने वाले टाइम में और ही ज़्यादा ये बढ़ेगा, मतलब इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। बिकॉज जब तक अगर डिजिटल इकोनॉमी रहेगी तो उससे वर्ल्ड की हर एक कंट्री को फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ग्लोबलाइजेशन अगर है तो उसकी वजह से अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी एक छोटी सी भी बीमारी हो रही है तो वो आने वाले टाइम में, जैसे अभी कोविड-19 है, वैसे वो बीमारी भी वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को हो सकती है। तो उसके बेसिस पे कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। तो उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है अपना, उसके बारे में बात की गई है, द रोड टू ज़ीरो हंगर बाय 2013। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, दैट इज़ रिलेटेड टू हंगर, और उसमें बात की गई है कि 2030 तक वर्ल्ड में जो भी ज़ीरो हंगर का टारगेट लेके चला जा रहा है। अब कोविड-19 के बेसिस पे जो है 690 जो मिलियन पीपल हैं वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको खाने का ऐसा टेंशन है। तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे कि एग्रीकल्चरल में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हाँ, वो सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चरल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुई है रिसेंट डिकेड में, लेकिन 2 बिलियन पीपल जो हैं वो ग्लोबली ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशियस या जो सेफ फूड है वो नहीं मिल पाता है। अब ऐसा प्रोजेक्शन है कि वर्ल्ड में 2030 तक इन्होंने जो टारगेट सेट किया है यूएन ने, वो टारगेट फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। अब इंडिया जो है वो पहले नेट एक्सपोर्टर था, नेट इम्पोर्टर था फूड का, अब वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। और पैंडमिक में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 मिलियन जो टन्स हैं फूड जो है वो टारगेटेड पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके बेसिस पे अपने यहाँ रहने वाले लोगों को फूड प्रोवाइड किया है। तो इससे इंडिया का जो एफर्ट है वो तो इस डायरेक्शन में दिखता है। गवर्नमेंट ने फूड जो है वो 820 मिलियन पीपल को जो राशन है वो प्रोवाइड किया है, और 90 मिलियन जो भी स्कूल चिल्ड्रन है उसको मिड डे मील के बेसिस पे जो है वो राशन प्रोवाइड किया है। अब एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो 3.4% के रेट से जो है वो इस साल फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ा है। और जो खरीफ क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, खरीफ क्रॉप जो है उसका जो एरिया है, क्रॉप का एरिया है, वो भी 110 मिलियन हेक्टेयर से इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो खरीफ क्रॉप जो है वो जून में जो है वो सो की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अब यहाँ पे मेजर जो इशू है वो है माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016 की जो रिपोर्ट है उससे रिवील हो रहा है कि 40 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो क्रॉनिकली माल नरिश्ड है, मतलब बहुत बुरी तरह से उनको या तो स्टंटेड हैं या वेस्टेड हैं या अंडरवेट हैं। तो मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन जो है 15 से 49 एज वो भी एनेमिक हैं। इनके लिए कुछ इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि कुक्ड फूड प्रोवाइड करती हैं, और होम टेक राशन 100 मिलियन चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 6 और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी ये प्रोवाइड करते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम तो जो है वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू इज़ विद द हंगर इज़ क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल और पोटेंट थ्रेट है अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, क्योंकि जो है फूड और फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्लाइमेट पे ही डिपेंड करती है। अब इंडिया जो है वो इससे डील करने के लिए इसको
जिस भी पॉइंट को मैंने ग्रीन से लगाया हुआ है वो एक तरह से सॉल्यूशन है, और जो रेड से लगाया है वो एक चैलेंज है, और जो येलो से है वो एक नॉर्मल पॉइंट है। तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड टॉलरेंट सीड वेराइटीज़, इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को कैसे जो है वो ट्रैक किया है, कैसे कोप अप कर रहा है इंडिया, जो है फ्लड टॉलरेंट सीड वेराइटीज़ डेवलप की जा रही हैं, जो वेदर बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज गवर्नमेंट जो है वो लेके आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लेके आता है। प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड स्मॉल स्केल इरिगेशन, आपको पता होगा कि जो मिलेट्स हैं वो किसी भी ड्रॉट की कंडीशन में भी उगाई जा सकती है, और जो स्मॉल स्केल इरिगेशन जो है उसमें छोटे छोटे कुएं बना के या तालाब बना के गांव में ही वहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद फार्मर्स जो हैं वो उस पानी का यूज़ कर लेते हैं। तो इससे जो है फूड प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ थ्रेट भी हैं इसके साथ, कि फार्मर्स जो है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स का, और जो भी बहुत सारे केमिकल्स का, जो आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को जो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो रहा है। अब इंडिया में जो है 86% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, और 60% टोटल फूड ग्रेन वो उगाते हैं, और हाफ ऑफ द वेजिटेबल। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जो सजेशन राइटर ने दिए हैं, द वे वी प्रोड्यूस फूड मस्ट चेंज थ्रू एग्रो एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। जिस तरीके से फूड अपन प्रोड्यूस करते हैं उसको चेंज होना चाहिए, और एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर है उसकी तरफ जाना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप वेस्ट, 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूसेस वेस्टेड, और जितना भी अपन फूड प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/3 जो है वो वेस्ट हो जाता है। यूएन ने इसी के लिए 3 एजेंसीज बनाई हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, जिससे कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को ये मॉनिटर करते हैं, जिसके बेसिस पे सस्टेनेबल फूड सिस्टम बन सके। अब इंडिया का क्या इसमें सपोर्ट है? ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक जो है FAO, IFAD और WFP उन्होंने वर्क किया क्लोज कोऑर्डिनेशन से, जिससे कि गवर्नमेंट के जो एम्पावर्ड ग्रुप 5 है उससे कि जो सप्लाई चेन है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसे कि फूड है, मेडिसिन है, वो हमेशा अवेलेबल रहें। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि FAO जो है वो अपनी 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, हंगर को ये फाइट करता है 130 कंट्रीज़ में। और IFAD जो है वो UN कैटेगरी फर्स्ट UN एजेंसी जो है जिनको क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। और नेक्स्ट इज़ जो WFP है उसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इससे ये पता चल जाता है कि वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट TRPs। अब TRPs के बारे में अपन ने अभी बात की है कि जो TRPs हैं वो क्या होती है, बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी टॉपिक आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स उसके पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उस टॉपिक पे PhD करनी है। यू शुड नो एटलीस्ट 250 वर्ड, तो जिससे कि आप 15 मार्क्स का एक आंसर लिख लें, बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा टाइम एक ही टॉपिक पे लगा दें। एक टॉपिक है उसको आप एक प्लेन वाइट पेपर लो, जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखो, और बस आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।